कल हमने आपको कर्नाटक सरकार की एक योजना के बारे में बताया था, जिसके तहत राज्य में कांग्रेस सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को, कांग्रेस सरकार ने यह ऐलान किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी और इसके अतिरिक्त लोन की सुविधा दी जाएगी, जिनके परिवारों की सालाना आय 4.5 लाख रुपए से कम है। हमने आपको यह बताया था कि यह योजना कर्नाटक के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए है, जिसका लाभ हिंदुओं को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे इस खबर को दिखाने के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं और फिर कर्नाटक सरकार की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि यह खबर भ्रामक है और सरकार की योजना का लाभ हिंदू, दलित, आदिवासी और हिंदुओं के पिछड़े समुदाय के लोगों को भी मिलेगा, यानी हिंदू, एससी, एसटी को भी मिलेगा। लेकिन यह बात हमने नहीं बताई, यह आरोप है कर्नाटक सरकार का। यह लोकतंत्र है, अगर उनका आरोप है कुछ तो हमें उसका जवाब जरूर देना चाहिए और आज इसीलिए सबसे पहले हम उनका यह जवाब लेकर आए हैं। कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने एक ट्वीट करके यह लिखा है कि हमारी खबर गलत है और हम इस योजना के बारे में लोगों के बीच गलत जानकारी फैला रहे हैं और कर्नाटक सरकार हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सच्चाई क्या है, ट्वीट पहले देख लीजिए। खड़गे साहब ने कानूनी कार्रवाई की धमकी तुरंत दे दी और कहा कि आपकी खबर गलत है। अब पहले पूरा विवाद समझ लीजिए। यह पूरा विवाद जिस सरकारी योजना को लेकर हो रहा है, उस योजना का नाम है स्वावलंबी सारथी योजना, जिसका ऐलान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने इसी साल के बजट में किया था। बजट में सरकार ने कहा था कि वो इस योजना के तहत कर्नाटक के अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ऐसे लोगों को अलग अलग श्रेणी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने के लिए सब्सिडी देगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन अभी इस योजना का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो उसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसमें कहीं भी दलित, आदिवासी, एससी और एसटी का नाम नहीं है। सरकार की तरफ से फिलहाल अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने इस योजना का नोटिफिकेशन या कह लीजिए कि सार्वजनिक जानकारी जारी की है, जिसके तहत वर्तमान में यह योजना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही लागू हुई है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार की जो स्वावलंबी सारथी योजना है उसके बारे में क्या लिखा गया है। देखिए, ये इस वेबसाइट पर दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लोगों को इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके लिए भी कोई नोटिफिकेशन जारी हो और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से या कोई जानकारी सरकार की तरफ से सार्वजनिक नहीं हुई है। और जब तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं होती तब तक इस योजना का लाभ सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को ही मिल सकता है। आज कर्नाटक सरकार और प्रियंक खड़गे से मेरा सवाल यह है कि अगर उनके पास एससी, एसटी और ओबीसी हिंदुओं के लिए भी इस योजना का कोई नोटिफिकेशन है तो वो उस नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करें, सबको दिखाएं, हमें भी दिखाएं और हम भी देश की जनता को इसके बारे में जरूर दिखाएंगे और बताएंगे। इसमें लिखा है, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि इसमें एससी, एसटी के बारे में लिखा है। आगे लिखा है कि स्वावलंबी सारथी योजना विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग के लिए भी इसमें लिखा है, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे लिखा है अ न्यू स्कीम, नई स्कीम, स्वावलंबी सारथी विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है बजट में कि ये स्वावलंबी सारथी नाम की नई योजना आ रही है जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है, एससी, एसटी के लिए है और पिछड़े वर्ग के लिए है। यह लिखा है बजट में। अब हमारा सवाल यह है, बजट में लिखा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब स्कीम लागू होती है तो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होती है और एससी और एसटी के लिए नहीं होती। हालांकि सरकार यह कह रही है कि एससी, एसटी के लिए होगी, लेकिन अभी हुई तो नहीं है। और यही हम कह रहे हैं, आज प्रियंक खड़गे साहब से भी कह रहे हैं
और कांग्रेस की सरकार से भी कह रहे हैं कि अगर हो गई है और उस योजना में एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को शामिल किया गया है, हिंदू, एससी, एसटी अगर उसमें शामिल हैं, तो हमें उसका कोई कागज दिखा दें, उसकी कोई सार्वजनिक योजना, उस सार्वजनिक जानकारी अगर उसकी आई है, कोई नोटिफिकेशन आया है, तो हमें दिखा दें। हम बहुत ही विनम्रता के साथ उसे भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अभी ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी आई भी नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है। आगे चलकर आ जाए हम कह नहीं सकते, लेकिन आज बड़ा सवाल हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने इन सारे वर्गों को एक साथ मिलाकर इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया। अब हम आपको साइबर फ्रॉड के नए नए तरीकों से सावधान करेंगे, इसलिए अगर आप भी साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं या आपको भी लोन लेने के लिए या लॉटरी के लिए किसी अननोन नंबर से कोई कॉल या मैसेज आया है, आपको भी किसी ने यह बताया है कि आपका ई चालान हुआ है और आपको कोई लिंक भेज दिया गया है, या आपको भी किसी ने यह कहा है कि घर बैठे बिना काम किए इतना पैसा कमाइए और इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए, तो फिर यह विश्लेषण आज आपके लिए है। यह आपको जरूर देखना चाहिए। भारत के कई राज्यों में पिछले एक महीने में इस तरह की 2500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे नौकरी करने के बारे में झूठ बोला गया, या उन्हें किसी अननोन नंबर से फेक कॉल की गई, या फिर उनके मोबाइल नंबर पर फर्जी ई चालान भेजा गया। और जब लोगों ने इस मैसेज को पढ़ने के बाद उस पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया, तो साइबर अपराधियों ने इन लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया, सारा पैसा चुरा लिया, और यह पैसा करोड़ों में है। अकेले दिल्ली में ही इस साल अब तक साइबर फ्रॉड के 25,000 मामले दर्ज हो चुके हैं, और दिल्ली के लोगों से ही लगभग 200 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। आप सोचिए, तो दिल्ली के आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली में ही 200 करोड़ की ठगी हुई है, पूरे देश में आप अंदाजा लगाइए। और इनमें भी साइबर फ्रॉड की सबसे ज्यादा घटनाएं जो हो रही हैं वो फर्जी ई चालान के नाम पर हो रही हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कहीं आपके पास भी फर्जी ई चालान का कोई संदेश तो नहीं आया है, और जिसमें एक लिंक लगा होगा और आपसे कहा गया होगा कि आपका चालान हुआ है फलाने दिन फलानी जगह पर, और आप ये चालान भरिए इस लिंक पर जाकर। फर्जी ई चालान का मतलब है वो चालान जो ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि साइबर अपराधियों द्वारा लोगों के मोबाइल फोन पर भेजे जाते हैं, और जब आप इस फर्जी ई चालान के मैसेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, तो लिंक आपको एक ऐसी फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है जहां आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारियां लीक हो जाती हैं, और फिर लिंक भेजने वाला साइबर अपराधी आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देता है। उदाहरण के लिए इस साल अकेले दिल्ली शहर में लोगों से 200 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है, लेकिन अलग अलग राज्यों की साइबर पुलिस इनमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाई है, और 190 करोड़ रुपए अब भी साइबर अपराधियों के पास ही है। तो ये मैं आपको एक शहर का आंकड़ा देता हूं, 200 करोड़ रुपए एक साल में दिल्ली वालों के साइबर फ्रॉड वालों ने उड़ा लिए, और इसमें से रिकवर हुए हैं सिर्फ 10 करोड़। 190 करोड़ रुपए तो रिकवर ही नहीं हुए। फेक ई चालान के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है वो है वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे नौकरी देने के नाम पर। इसके लिए गुरुग्राम में कुछ साइबर अपराधियों ने एक फर्जी मूवी रेटिंग वेबसाइट बनाई और लोगों को एक अननोन नंबर से यह मैसेज भेजा कि अगर इस वेबसाइट पर लोग घर बैठे हर हफ्ते नई नई रिलीज होने वाली फिल्मों का रिव्यू करेंगे, उन्हें 5 स्टार रेटिंग देंगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार उन्हें रेटिंग देंगे, तो उन्हें हर रेटिंग के बदले में 1000 रुपए तक दिए जाएंगे और इस तरह वो घर बैठे ही हर महीने 60 से 70 हजार रुपए तक कमा पाएंगे। अब घर बैठे अगर किसी को 60-70 हजार रुपए मिल रहे हों और उसके लिए उसे सिर्फ एक नकली रेटिंग देनी हो, तो हमारे देश के ज्यादातर लोग तैयार हो जाएंगे। बिना काम किए मुफ्त में पैसा आता हुआ किसे बुरा लगता है? और इसी लालच का फायदा ये साइबर अपराधी उठाते हैं। इस मैसेज को देखने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे लोगों ने इस फर्जी वेबसाइट को चलाने वाले साइबर अपराधियों से खुद ही संपर्क किया और इसके बाद इन अपराधियों ने इन लोगों से कहा कि अगर इन्हें ये नौकरी चाहिए तो उन्हें कुछ पैसा पहले उनके पास सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना होगा। और इन लोगों ने बिना मेहनत किए घर बैठे पैसा कमाने के लालच में 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक इन अपराधियों के बैंक खातों में जमा करा दिए और बाद में पता चला कि इन लोगों के साथ
साइबर फ्रॉड हो चुका है। और ये इस तरह का सिर्फ एक मामला नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर साइबर फ्रॉड के मामलों में अपराधी हमारे देश के लोगों के लालच को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी घर बैठे लॉटरी लग जाए, वो रातों रात अमीर हो जाएं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, घर बैठे वो 50, 60, 70 हजार रुपए कमाते रहें, कहीं बाहर ना जाना पड़े, कुछ काम ना करना पड़े, सिर्फ मोबाइल फोन पर 2-4 मैसेज करें और उन्हें कमाई होने लगे। ये चाहते हैं हमारे देश के लोग। इसलिए लॉटरी के नाम पर लोगों के साथ सबसे ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। अब हम आपको भारत को यूरोप से जोड़ने वाले उस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताएंगे जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गहरी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक करारा जवाब माना जा रहा है और यह G20 समिट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको याद होगा G20 समिट जब हुआ अभी भारत में, उसी में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट के तहत अभी कुल मिलाकर 7 देशों और यूरोपीय यूनियन कमीशन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें भारत और अमेरिका के अलावा UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश शामिल हैं। इटली अभी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। इटली अभी उनके साथ है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वो चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से अब अलग होना चाहता है, ऐसा बताया गया है। और अब इटली ने भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यानी इस पूरे चीन के जो इस इनिशिएटिव से टूटने वाला पहला देश शायद इटली ही होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ये तमाम देश एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिसे हिंदी में आप आर्थिक गलियारा कह सकते हैं। आर्थिक गलियारे का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड रूट जहां से ये देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकेंगे और भारत और यूरोप के बीच मिडिल ईस्ट के रास्ते सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। यानी एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश होते हुए या तो सड़कें बनेंगी या रेल लाइन बिछाई जाएगी या समुद्री रास्ते से आप एक दूसरे के देश में प्रवेश करते हुए अब व्यापार कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के 2 केंद्र बिंदु हैं, एक है भारत और दूसरा है यूरोप। देखिए, यह भारत है और जो दूसरा जो वो है यूरोप। आखिर में अगर आप देखेंगे, आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो है जर्मनी। इधर अगर आप जाएंगे, ये जर्मनी है और ये ट्रेड रूट यहां से बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। और इसका जो दूसरा भाग होगा वो यूरोप और बीच में है खाड़ी देश। तो भारत और यूरोप के बीच ये रास्ता पूरा बनेगा और इन दोनों के बीच में है खाड़ी देश, जिन्हें आप गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं या मिडिल ईस्ट के देश भी कहते हैं। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को 2 भागों में विकसित किया जाएगा, जिनमें पहले भाग को कहते हैं ईस्ट कॉरिडोर, जो भारत को मिडिल ईस्ट के देशों से कनेक्ट करेगा। तो पहले तो पहला भाग देखिए, भारत और मिडिल ईस्ट के बीच कनेक्टिविटी कैसे आएगी। जैसे भारत के मुंबई और गुजरात में जो पोर्ट है, वहां से मान लीजिए एक कार्गो शिपिंग रूट भारत को UAE के जेबेल अली पोर्ट से जोड़ेगा। यानी गुजरात और मुंबई से जो समुद्री जहाज सामान लेकर निकलेंगे, वो इस शिपिंग रूट के रास्ते UAE के जेबेल अली पोर्ट तक जाएंगे, जो दुबई से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, यहां तक पहुंचेंगे। इसके बाद इन समुद्री जहाजों से यहां इस पोर्ट पर सामान को उतारा जाएगा और फिर यहां से एक रेल लाइन बिछाई जाएगी जो UAE से इजराइल को जोड़ेगी। यह रेल लाइन 3000 किलोमीटर लंबी होगी, जो सऊदी अरब के रियाद से होते हुए जॉर्डन जाएगी और फिर जॉर्डन के बाद इजराइल इसका आखिरी स्टॉप होगा। अब इजराइल पहुंचने के बाद, इजराइल के बाद एक बार फिर ट्रेनों के जरिए सामान उतारकर ट्रेनों से यह सामान उतारकर समुद्री जहाजों में फिर से लादा जाएगा और इस शिपिंग रूट के रास्ते ये जहाज इजराइल से ग्रीस, इटली और फ्रांस पहुंचेंगे। और ये इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा भाग होगा, जिसे कहेंगे नॉर्दर्न कॉरिडोर। तो एक ईस्टर्न कॉरिडोर है और दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर है और ये इसका रास्ता होगा। तो ये पूरा रूट है जिसे भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों से जोड़ा जाएगा। अभी भारत और यूरोप के देशों के बीच व्यापार होता है, लेकिन इसके लिए जो ट्रेड रूट अपनाया जाता है वो ट्रेड रूट बहुत लंबा है, मतलब बहुत लंबे रास्ते से अभी हम जाते हैं और भारत को काफी घूमकर सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप के देशों तक अपना सामान पहुंचाना पड़ता है। अभी जो रूट है वो देखिए, वो ये जो आप पीले रंग की लकीर देख रहे हैं, अभी हम ग्रीस तक अगर हमें पहुंचना है तो हम इस तरीके से जाते हैं।
हालांकि जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा नया वाला, तब यूरोप के साथ आयात निर्यात करने में भारत अपने 40% समय की बचत कर पाएगा। यानी 40% समय हमारा बचेगा। और अभी सुएज कैनाल के रास्ते एक समुद्री जहाज को जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, वहीं नए कॉरिडोर के बाद भारत से जर्मनी की दूरी सिर्फ 22 दिन में तय हो जाएगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जब ये कॉरिडोर बनेगा तो हम 22 दिन में यहां से वहां पहुंच जाएंगे, और अभी हमें 36 दिन लगते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रंग को फीका कर देगा, क्योंकि चीन ने भी यही सपना देखा था। दुनिया के नक्शे पर आप जो ये लाल रंग की लाइन देख रहे हैं, असल में ये है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। इसके तहत चीन दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए चीन 2 तरह के रूट तैयार कर रहा है। पहले रूट को उसने लैंड रूट का नाम दिया है, यानी जो जमीन के रास्ते जाएगा, जिसके तहत वो सड़कें और रेल लाइन बिछा रहा है। और दूसरे रूट को उसने मैरीटाइम रूट का नाम दिया है, जिसके तहत वो चीन के तटीय इलाकों को हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर से यूरोप को जोड़ना चाहता है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि चीन इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक ऐसा सड़क और रेल मार्ग बना रहा है जो सीधे यूरोप तक जाता है, और ये लैंड रूट है जिसमें समुद्र कहीं बीच में नहीं आता। यानी अगर चीन से कोई मालगाड़ी सामान लेकर यूरोप जा रही है तो उसे बीच में कहीं रुकना नहीं होगा, और ये ट्रेन सीधे यूरोप तक पहुंच जाएगी। ये भी बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये देखिए, ये इसके अलग अलग जो उन्होंने तरीके निकाले हैं वो इस तरीके से है, आप देखिए। और अगर आप देखें तो इसका एक हिस्सा ऐसा भी है जो भारत के पीओके से होते हुए यहां पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर तक जाता है, ईरान तक जाता है ये। और ये वो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान से होकर निकल रहा है, और पाकिस्तान में अभी इसको लेकर काफी काम चल रहा है, ग्वादर में इसे लेकर अभी काफी काम चल रहा है। और ये असल में काफी विवादित प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये हमारे हिस्से से भी निकलता है, जिस पर भारत को भी आपत्ति है। और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान को उन्होंने जो लोन दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, पाकिस्तान उस लोन में अभी दबा हुआ है। हालांकि चीन के इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कई देश अब भी उसके इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमत नहीं हुए हैं। और जो देश पहले सहमत हो भी गए थे, उनमें कुछ देशों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इनमें मध्य और पूर्वी यूरोप के देश हैं, और इटली भी अब खुद को चीन के इस प्रोजेक्ट से अलग करने पर विचार कर रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि चीन ने जब यह प्रोजेक्ट शुरू किया तब उसने कहा था कि वो जिन देशों से इस प्रोजेक्ट के तहत सड़कें और रेल रूट बनाएगा, उसके लिए उन देशों को लोन देगा, ताकि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सके। ये बात चीन ने उस समय कही थी जब उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत थी, लेकिन कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से वो कई देशों की आर्थिक मदद अब नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से 10 साल बाद भी उसका ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है और पूरा नहीं हो पा रहा है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन एक स्पेशल ट्रेन से रशिया पहुंच गए हैं, और अब इस ट्रेन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज शाम को रशिया के जिस खासन रेलवे स्टेशन पर किम जोंग उन इस ट्रेन से उतरे, वो जगह रशिया की राजधानी मॉस्को से 9000 किलोमीटर दूर है। इसलिए अभी ये किसी को नहीं पता कि किम जोंग उन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात कहां पर होगी। किम जोंग उन अगर मॉस्को जाते हैं तो उन्हें ट्रेन में सफर करने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति पुतिन खासन आ जाते हैं तो यह मुलाकात कल भी हो सकती है, क्योंकि वो हवाई जहाज से यहां पहुंचेंगे। किम जोंग उन 4 साल बाद उत्तर कोरिया से बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा पर गए हैं। असल में किम जोंग उन कभी भी अपने देश से बाहर जाना पसंद नहीं करते, और इस बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें अपने देश में आने का निमंत्रण दिया है। और इन्हीं में से एक सुझाव हमें आया विवेक ठाकुर की तरफ से। विवेक ठाकुर जिन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है और वो भी कोटा में रह चुके हैं। विवेक ठाकुर ने पहले हमें संपर्क किया, हमसे बताया कि वो हमें काफी कुछ चीजें बता सकते हैं। फिर हमने उनसे संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की। विवेक ठाकुर ने हमें बताया कि जो बच्चे कोटा जाते हैं उनके बैग में कपड़ों के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी भर दी जाती हैं, जिन्हें किसी भी हालत में उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निभाना होता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में इन छात्रों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय कोटा के उन कोचिंग सेंटर्स में होता है जो अपने रेवेन्यू के लिए
इन छात्रों का इस्तेमाल करते हैं।